जोहार झारखंड, मैं निधि IFS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, टॉपिक है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। हम लोग इस चैनल पर JPSC, JSSC, JTET, SI और झारखंड में होने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा सेशन 5 है। सेशन 5 में हम लोग देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल में झारखंड की स्थिति कैसी रही है और झारखंड के कौन कौन से साक्ष्य हमें आदि ऐतिहासिक काल से मिलते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे झारखंड में जनजातियों का प्रवेश कब कब हुआ एवं किन किन रास्तों से हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो यह वह काल है जब हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन इनमें से कुछ को पढ़ा गया है और कुछ को पढ़ा नहीं गया है। ये आदि ऐतिहासिक काल में आता है। इस काल में कौन कौन से समय पीरियड है, तो ये हड़प्पा काल और वैदिक काल आ जाते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। तो आज हम लोग झारखंड के संदर्भ में हड़प्पा काल और वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जनजातियों का झारखंड में प्रवेश कब कब हुआ और कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल की बात करेंगे तो हड़प्पन पीरियड आपका रहा है 2500 BC से 1750 BC। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कौन सा समय रहा है, हड़प्पा काल रहा है। और झारखंड के संदर्भ में इससे क्या जानकारी मिलती है, तो हम आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका है, झारखंड के किस क्षेत्र से हड़प्पा वासियों को टीन का निर्यात किया जाता था। ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र से हड़प्पा वासियों को टीन का निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए, फ्रॉम विच एरिया ऑफ झारखंड टीन वॉज एक्सपोर्टेड टू द हड़प्पन्स। झारखंड के किस एरिया से टीन का एक्सपोर्ट किया जाता था, किसको, हड़प्पन्स को। और ऑप्शन है आपके पास सिंहभूम, प्लामू, हजारीबाग, रांची। देखिए आंसर बताने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सिंहभूम की बात करते हैं तो आप लोग पढ़े हैं ताम्र प्रसारण काल में सिंहभूम जो था वो केंद्र बिंदु था। हजारीबाग की बात करेंगे तो ये ताम्र प्रसारण काल में यहाँ से 49 खान मिला है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दें कि टीन का निर्यात हड़प्पन को कौन करता था, तो इसका आंसर हो जाता है हजारीबाग। टीन का एक्सपोर्ट होता था हड़प्पन्स को कहाँ से, हजारीबाग से। ठीक है, भारत के संदर्भ में आपने इसको पढ़ा होगा, टीन वॉज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बिहार इन हड़प्पन सिटीज। ठीक है, आपने जब भारत के संदर्भ में हड़प्पा काल पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान और बिहार से टीन का आयात होता था। ठीक है, तो बिहार उस टाइम तो झारखंड बिहार का ही पार्ट था। अब बिहार का कौन से एरिया से होता था, तो हजारीबाग से होता था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल की बात करेंगे तो झारखंड के संदर्भ में वैदिक काल से आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसका आंसर है किक्कट प्रदेश। वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था, किक्कट प्रदेश। अब वैदिक काल को हम दो भाग में बांटते हैं। एक है आपका ऋग्वैदिक काल जो हो जाता है 1500 BC से 1000 BC। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो हो जाता है 1000 BC से 600 BC। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था, अलग अलग बुक में से अलग अलग नाम से पुकारा गया है। मैं दोनों नाम आपको लिख दी हूँ। एक नाम है आपका किक्कट नाम दसो नारिया, किक्कट नाम दसो नारिया। दूसरा है किक्कटा नाम देसो चुनार था, किक्कटा नाम देसो चुनार था। ठीक है, आप ये दोनों याद कर लीजिए, दोनों सिमिलर ही हैं। और ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था, तो आंसर होगा किक्कट नाम दसो नारिया। ठीक है, या फिर किक्कटा नाम देसो चुनार था। अब बात करेंगे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में झारखंड की जनजातियों का जिक्र हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है झारखंड की जो जनजाति थी, झारखंड के जो ट्राइब्स थे उनका जिक्र हुआ है। तो झारखंड का जो उस टाइम ट्राइब था असुर, ठीक है, असुर ट्राइब था, असुर जनजाति थी, उसका जिक्र कहाँ पे हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। और उन्होंने ऋग्वेद में झारखंड की जो असुर जनजाति है उसे क्या कहा है, उसे कहा गया है लिंग पूजक या शिष्णोदेव। ठीक है, जो असुर ट्राइब है झारखंड का, उसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है, वर्शिपर ऑफ लिंगा या फिर शिष्णोदेव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो किक्कट प्रदेश जो था वो अब अलग अलग राज्यों में बट गया है, अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड हो चुके हैं। कौन कौन से राज्य में डिवाइड हो चुके हैं, मगध, अंग, पुंड्र, कलिंग इत्यादि। ठीक है, तो इसमें अब उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या कि झारखंड को किस नाम से पुकारा गया, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं पुंड्र कह सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए उत्तर वैदिक काल में ही ऐत्रेय ब्राह्मण लिखा गया। 3 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तीनों वेद के बाद लिखा गया था ब्राह्मण लिखा गया था, और उसके बाद लास्ट में आया था अथर्ववेद। ठीक है, जो चारों वेद में जो वेद है अथर्ववेद, ये सबसे लास्ट का वेद है। और अथर्ववेद कब के बाद आया था, ब्राह्मण के बाद आया था। ठीक है, तो ब्राह्मण की बात करेंगे तो उसमें एक ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण भी है, जिसमें झारखंड का जिक्र होता है पुंड्र नाम से या पुंड्र नाम से। झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख किस चीज़ में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और किस नाम से, पुंड्र या फिर पुंड्र नाम से। ठीक है,
उसके बाद अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इससे पहले ऋग्वेद में झारखंड की जनजाति का जिक्र हुआ है, झारखंड क्षेत्र का जिक्र नहीं हुआ है, झारखंड क्षेत्र का जिक्र हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण में। और उसके बाद अथर्ववेद में झारखंड क्षेत्र का जिक्र हुआ है। तो अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? वात्र प्रदेश। ठीक है, अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? वात्र प्रदेश। ठीक है, अब हम आ जाते हैं झारखंड में जनजातियों का प्रवेश। ठीक है, कब कब किन किन जनजातियों का झारखंड में कैसे कैसे प्रवेश हुआ? तो आप लोगों को पता है झारखंड का मतलब क्या हुआ है? झारखंड का मतलब ही होता है वन प्रदेश। ठीक है, ये झाड़ जंगल व पहाड़ों से हमेशा से घिरा रहा है। और आदि प्राचीन काल की बात करेंगे तो उस टाइम तो ज़्यादा जंगल का क्षेत्र था। ठीक है, तो ये आदिवासियों का प्रिय स्थल था। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि झारखंड को हम आदिवासियों का होमलैंड भी कहते हैं, होमलैंड कहते हैं, जिसे हिंदी में स्वदेश या गृह भूमि कहते हैं। किसका? तो आदिवासियों का। ठीक है, तो आदिवासियों का झारखंड में कैसे कब कब अराइवल हुआ? तो सबसे पहले हम बात करते हैं असुर जनजाति का। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है, तो असुर है। ठीक है, असुर का जिक्र देखिए ऋग्वेद में भी हुआ है। असुर वहाँ पे असुर का जिक्र किस नाम से हुआ है? शिष्णोदेव। ठीक है, या फिर लिंग पूजक। ठीक है, तो असुर का जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। ये झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। और इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो असुर जनजाति का प्रमाण हमें मिलता है असुरगढ़ में। ठीक है, और ये कौन सा एरिया था? तो ये रांची लोहरदगा गुमला वाला एरिया था। जो आज का रांची लोहरदगा गुमला का एरिया है वो प्राचीन काल में क्या था? असुरगढ़ था। ठीक है, झारखंड का एरिया पहले असुरगढ़ था। ठीक है, और असुरगढ़ देखिए असुर जनजाति है कब से कब तक दिखाई दी? तो ये नवपाषाण काल से उत्तर वैदिक काल तक दिखाई दी। नवपाषाण काल से कब तक दिखाई दी? उत्तर वैदिक काल से तक दिखाई दी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही ना देखिए ऋग्वेद काल में ऋग्वेद लिखे गए और उत्तर वैदिक काल में आपको लिखा गया ऐत्रेय ब्राह्मण एंड अथर्ववेद। ठीक है, तो इस टाइम तक आपको क्या दिखाई दिया? असुर जनजाति दिखाई देती है। ठीक है, और कब से? नवपाषाण काल से, जिसे इंग्लिश में कहेंगे न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज से लेटर वैदिक पीरियड तक असुर जनजाति हमें झारखंड में दिखाई देती है। उसके बाद दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि इनका विनाश हो गया मुंडा जनजाति द्वारा। मुंडा जनजातियों ने असुर जनजाति का विनाश किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछिए कि असुर जनजाति का विनाश किस जनजाति के द्वारा किया गया, तो आंसर होगा मुंडा जनजाति। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो असुर जो था वो ओल्डेस्ट ट्राइब है झारखंड का। और इसका एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? असुरगढ़ में मिलता है। और असुरगढ़ कौन सा एरिया हुआ? रांची लोहरदगा गुमला का एरिया हुआ। ठीक है, और असुर ट्राइब्स कब से कब तक दिखे? तो ये अपियर हुए थे न्यूलिथिक एज से लेटर वैदिक पीरियड तक। और इनको डिस्ट्रॉय किन्होंने किया? तो इनका डिस्ट्रॉय हुआ मुंडा ट्राइब्स के द्वारा। ठीक है, मुंडा ट्राइब्स ने असुर ट्राइब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं असुर के बाद कौन सी जनजाति आए? बिरजिया एवं बिरहोर। देखिए जब हम आपको पढ़ाए थे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में असुर बिरजिया बिरहोर का जिक्र हुआ था। तो देखिए असुर बिरजिया बिरहोर जो है वो कब के टाइम के हैं? प्राचीन काल के, प्रागैतिहासिक काल से रहे हैं। तो ये सबसे पुराने हैं। ठीक है, तो बिरजिया बिरहोर की बात करेंगे तो इनका जिक्र कब कब हुआ है? ताम्रप्रशान काल, कांस्य युग, लोह युग में हुआ है। आपने ये देखा है कि ताम्रप्रशान काल में तांबे का उपकरण बनाते थे। कौन? असुर बनाते थे, बिरजिया बनाते थे, बिरहोर बनाते थे। कांस्य युग में भी कांस्य युग में कांसा का बर्तन बनाया जाता था, उपकरण बनाया जाता था। किनके द्वारा? असुर के द्वारा, बिरजिया के द्वारा, बिरहोर के द्वारा। ठीक है, आप लोगों ने ये देख चुका है। लोह युग की बात करेंगे तो लोह युग में लोहों का उपकरण किसके द्वारा बनाया जाता था? असुर, बिरजिया, बिरहोर। ठीक है, तो आपको बिरजिया बिरहोर का जिक्र कहाँ मिलता है? ताम्रप्रशान युग में, कांस्य युग में, लोह युग में। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बात करेंगे बिरजिया का। तो बिरजिया का बहुलता कहाँ पाया जाता है? प्लामू में। ठीक है, प्लामू में बिरजिया जनजाति का बहुलता पाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो बिरजिया और बिरहोर जनजाति जो है वो चारकोलिथिक एज में मिले हैं, ब्रॉन्ज एज में मिले हैं और आयरन एज में मिले हैं। ठीक है, और ये इसका मेजोरिटी कहाँ पे है? बिरजिया जनजाति का। तो बिरजिया जनजाति का मेजोरिटी है आपका प्लामू में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट खरिया जनजाति। ठीक है, खरिया जनजाति में आ जाते हैं तो देखिए खरिया जनजाति के बारे में क्या कहा जाता है कि ये कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। अब कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? तो ये मान लीजिए झारखंड का मैप है, तो कैमूर की पहाड़ी इस एरिया में है। ठीक है, ये आपका हो जाता है MP, UP एंड बिहार। इन तीनों राज्यों में कौन सा पर्वत है? कैमूर पर्वत है। ठीक है, कैमूर। ठीक है, तो ये जो खरिया जनजाति थे उन्होंने इस कैमूर की पर्वत को, ये जो कैमूर का पर्वत है इससे होते हुए खरिया जनजाति झारखंड में आए थे, छोटा नागपुर में आए थे। कौन? तो खरिया जनजाति। ठीक है, खरिया जनजाति कहाँ से होते हुए आए थे? तो कैमूर के पर्वत से होते हुए झारखंड में आए थे। ठीक है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में आए थे। ठीक है,
बात करते हैं कोरवा जनजाति की, तो कोरवा जनजाति का आगमन कब हुआ? तो कोरवा जनजाति का आगमन हुआ आपका असुर, बेरजिया, बिरहोर एवं खड़िया के बाद। सीक्वेंस आपको याद रखना है, असुर, उसके बाद बेरजिया, बिरहोर, देन खड़िया एंड देन कोरवा। ठीक है, अब बात करते हैं मुंडा जनजाति की। तो मुंडा उरांव हो का आगमन हुआ इनके बाद। ठीक है, इनके बाद किनका आगमन हुआ? मुंडा उरांव एवं हो का। मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा को कहा जाता है कि ये तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र से आए थे कौन? तो मुंडा। ठीक है, मुंडा कहाँ से आए थे? तिब्बत के क्षेत्र से आए थे, तिब्बत। ठीक है, और बात करेंगे उरांव की, तो उरांव जो आए थे वो साउथ इंडिया से आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ इंडिया से आए थे। ठीक है, साउथ इंडिया। मुंडा जब आए तो वो छोटा नागपुर में कब्जा किया, यहाँ पे नागा डायनेस्टी की नींव डाली। ठीक है, नाग वंश का यहाँ पे नींव डाली। और साउथ इंडिया से आए थे कौन? आए थे उरांव। ठीक है, उरांव साउथ इंडिया से आए थे उरांव। ठीक है, उरांव की बात करेंगे तो ये दो शाखा में बढ़ गए थे। एक शाखा आपका राजमहल गया था और दूसरा शाखा आपका पलामू एवं छोटा नागपुर में था। ठीक है, चलिए इसे हम थोड़ा करीब से देखते हैं। तो मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा कहाँ से आए थे? तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। और मुंडा जनजाति जो थी वह जरासन की सेना में शामिल थी। ठीक है, मुंडा जनजाति क्या थी? जरासन की सेना में शामिल थी। जरासन कौन है? तो ये महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें मुंडा जनजाति उनकी सेना में शामिल थी। ठीक है, तो जरासन कौन सा एरिया था? मगध का एरिया था। ठीक है, जरासन का कौन सा एरिया था? मगध। तो उसमें मुंडा जनजाति उसकी सेना में शामिल थी। इसके साथ साथ मुंडा जनजाति ने क्या किया था? छोटे नागपुर में नागवंश की नींव डाली थी। ठीक है, और मुंडा जनजाति ही थे जिन्होंने असुर जनजाति को नष्ट किया था। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो मुंडा कहाँ से आए थे? तिब्बत रीजन से आए थे और वो जरासन के आर्मी में के पार्ट थे। और इन्होंने फाउंडेशन डाला था किस चीज़ का? नागा डायनेस्टी का। कहाँ पे? छोटा नागपुर में। और इन्होंने ही असुर ट्राइब्स को ये किया था, डिस्ट्रॉय किया था। अब हम आ जाते हैं उरांव में। ठीक है, उरांव की बात करेंगे तो आपको बताया ये कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत के क्षेत्र से आए थे। कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत के क्षेत्र से आए थे, साउथ इंडियन रीजन से आए थे। और इनकी जो भाषा थी कुरुक और कन्नड़। ठीक है, कुरुक और कन्नड़। तो कुरुक किसकी है? कुरुक है आपका उरांव की। ठीक है, उरांव कुरुक है आपका उरांव की। और कन्नड़ किसका है? तो ये तमिलियन लैंग्वेज है। ठीक है, द्रविड़ की भाषा है। ठीक है, तो इन दोनों लैंग्वेज में क्या है? सिमिलरिटी मिलती है। सम लिंग्विस्टिक है जो जिन्होंने इन दोनों लैंग्वेज में समानता पाई है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि उरांव जो है वो साउथ इंडियन से आए थे। ठीक है, और जो उरांव है वो दो भाग में डिवाइड हो गए थे। एक भाग आपका कहाँ चला गया था? राजमहल में। और दूसरा भाग आपका पलामू और छोटा नागपुर में बसा था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं भूमिज पे। तो भूमिज के बारे में कहा जाता है कि इसके सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहले असुर आए थे, असुर के बाद बिरजिया और बिरहोर आए थे, फिर खड़िया, फिर कोरवा आए थे, उसके बाद मुंडा उरांव हो आए थे। इसके बाद कहा जाता है कि भूमिज आए थे। ठीक है, और भूमिज आकर कहाँ बसे? तो ये मानभूम में बसे। मानभूम कौन सा एरिया है? तो आप देखिए इस मैप में मानभूम ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, हजारीबाग और धनबाद का जो एरिया है वो आपका मानभूम में आ जाता है। ठीक है, तो भूमिज कहाँ पे बसे? भूमिज यहाँ पर बसे थे, भूमिज। ठीक है, ये जो एरिया है मानभूम का जिसमें हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्र आ जाते हैं वहाँ पे भूमिज ने अपना डेरा डाला था। ठीक है, चलिए भूमिज हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका चेरो, खरवाल एंड संथाल। चेरो, खरवाल और संथाल की बात शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जितनी भी जनजातियाँ झारखंड की वो इन तीनों जनजाति को छोड़ के, जितनी भी जनजातियाँ हैं, टोटल 32 जनजाति है ना, तो इन तीनों को छोड़ के कितनी बची? बताइए, 29 बची। तो ये 29 जनजाति जो है वो 1000 BC तक आ चुके थे, 1000 ईसा पूर्व तक झारखंड में आ चुके थे इन तीनों को छोड़ के। ठीक है, ठीक है, देखिए चेरो, खरवाल और संथाल जनजाति को छोड़कर लगभग सभी जनजातियाँ झारखंड में बस गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेरो, खरवाल और संथाल ये कब आए? तो ये आए थे पूर्व मध्य काल में झारखंड आए थे। कब आए थे? अर्ली मिडिवल पीरियड में झारखंड आए थे। चेरो की बात करेंगे तो चेरो कहाँ पे बचे? पलामू में बसे। ठीक है, चेरो कहाँ पे बसे? पलामू में बसे। ठीक है, बात करेंगे संथाल की, तो संथाल के बारे में बता देते हैं कि संथाल जब आए थे पूर्व मध्यकाल में तो उन्होंने सबसे पहले हजारीबाग में अपना डेरा डाला था। बाद में ब्रिटिश काल में उन्होंने संथाल परगना का क्षेत्र में चले गए थे। ठीक है, देखिए ये मैप है।
देखिए सब जब आए थे संथाल आए थे तो कब आए थे, पूर्व मध्यकाल में, ठीक है, पूर्व मध्यकाल में यानी सल्तनत पीरियड से थोड़ा सा पहले आए थे। उस टाइम उन्होंने कहाँ पे डेरा डाला था, हजारीबाग का एरिया में, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश काल में ये कहाँ चले गए, संथाल परगना में चले गए, और यहाँ पे इनकी जनजाति इतनी बढ़ गई कि ये इस एरिया को ही संथाल परगना का क्षेत्र कहा गया, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र कहा गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें सब जानकारी कहाँ से मिली है। देखिए रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एक बुक है, ठीक है, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया ये बुक है किनका, DM मजुमदार का। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये कि रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया ये किसका बुक है, तो यह DM मजुमदार का बुक है। इस बुक में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसकी, तो चेरो, खरवार और भूमिज संथाल, ठीक है, चेरो, खरवार, भूमिज संथाल इन ट्राइब्स के आने की हमें एंट्री की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसमें, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया जो बुक है DM मजुमदार का, उसमें हमें जानकारी मिलती है कि चेरो, खरवार, भूमि, संथाल ये सब जनजातियाँ झारखंड में कब प्रवेश की थी, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए ये सेशन ओवर हुआ। अगर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित झारखंड के संदर्भ में जो जो जानकारियाँ मिलती हैं उन्हें हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।